हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहां आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट का अब आ चुका है आपके पास। यहाँ पे सभी बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, वो चाहे सीबीएसई का बोर्ड देने वाले हो या फिर बिहार बोर्ड से दे रहे हो या फिर किसी भी अन्य राज्य के बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, ओपन बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, उन सभी बच्चों के लिए यह आइकॉनिक स्टूडेंट यह प्लेटफॉर्म एकमात्र बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। उन सभी बच्चों के लिए जो भी किसी बोर्ड से कर रहे हम, फ़र्क नहीं पड़ता। इस चैनल पे उन सभी बच्चों का सिलेबस अकॉर्डिंग उन सभी बच्चों को का एक एक टॉपिक देखकर यहाँ पे नोट्स बनाया जाता है, यहाँ पे बात की जाती है। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि यह हिंदी है, इंग्लिश है, यहाँ पे सभी के लिए सुविधाएं अवेलेबल है। दूसरा बात हम लोग करें तो यहाँ डेली आपको लेक्चर लिया जाता है बच्चे, डेली। जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुँच जाएं, यहाँ डेली क्लासेस चलेगी। क्लास ऑफ होते ही आपको नोट्स हैंड टू हैंड मिल जाएगा। ऐसा कम ही देखने को मिलता है बच्चे। कोचिंग में जो पैसा लेते हैं वो तो देते ही नहीं नोट्स, और ऑनलाइन क्या मिलेगा। लेकिन हमारे द्वारा, आइकॉनिक स्टूडेंट के द्वारा आपको लेक्चर भी मिल रहा है। आपके सिलेबस अकॉर्डिंग एक एक चीज़ आप बुक से अपना मिला सकते हैं, उसके साथ आपको नोट्स भी मिल रहा है। अब क्या चाहिए? अब अगर बच्चा बोलता है कि बोर्ड एग्ज़ाम पास करना आसान नहीं है, तो शायद मुझे लगता है कि वो बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम पास करना ही नहीं चाहता है। क्योंकि इतना सुविधा देने के बाद अगर वो बच्चा को बोर्ड एग्ज़ाम टफ लग रहा है तो फिर वो बोर्ड एग्ज़ाम पास करना ही नहीं चाहता है, या फिर वो पास करने का इच्छा ही नहीं रखता है। सेम बात होता है। आपको कुछ तो करना नहीं है बच्चे, बस लेक्चर देखना है। मोबाइल तो सभी बच्चे के पास होंगे। लेक्चर देखिए, सुबह 10 बजे, शाम 4 बजे, दोनों टाइम लिया जा रहा है। अब इतना ज़्यादा किया जा रहा है, जिस तरह से कोचिंग में होता है ऑफलाइन, दोनों टाइम आपका क्लास यहाँ भी लिया जा रहा है लेक्चर के साथ। उसके बाद तुरंत आपको नोट्स दिया रहा है, वो भी निःशुल्क। किसी तरह का कोई एक भी रुपया नहीं आपको लिया जाएगा। तो अब क्या चाहिए? बस आपको इतना ही करना है कि इस चैनल से जुड़ कर रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, अपने फ्रेंड जो भी हैं, उन सभी को बताइए, उन सभी को यहाँ लाइए। तो मुझे और ज़्यादा आपके लिए काम करने में क्या होगा, अच्छा लगेगा। ज़्यादा बच्चे आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो यार, मेरा भी तो कुछ क्या हो रहा है, मेहनत जो हम कर रहे हैं उसका फल मिल रहा है। तो बस इतना है, कोशिश कीजिए बच्चे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल के बारे में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा जो यूज करते हैं आप सब जगह लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ डेली क्लासेस मिलता है और नोट्स तो मिलता ही मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम से पहले सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। हम लोग आगे अगर बात करें बच्चे, तो हम लोग इंडो चाइना अर्थात हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ये हम लोग बात कर रहे थे। इसमें हम लोग ऑलरेडी बच्चे 3 लेक्चर ले चुके हैं। तो जो बच्चे अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में दिया गया है सब कुछ, आप जाकर वहाँ देख लें, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ देख लें। पिछले लेक्चर को अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बहुत कुछ हम लोग कहानी के माध्यम से समझे थे कि हिंद चीन का वास्तविक में हिंद चीन नाम कैसे पड़ा, हिंद चीन क्या है, तथा हिंद चीन में किस तरह से फ्रांसीसियों का आगमन हुआ, किस तरह से जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, ये सब क्या है, सब कुछ हम लोग बात कर चुके हैं बच्चे, ठीक है। उपनिवेशवाद पे हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ के प्रमुख नेता कौन कौन थे उनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, जिसमें सबसे प्रमुख हो ची मिन, इनके बारे में भी हम लोग बात बहुत अच्छे से किए हैं। तो जो बच्चे अगर पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं, बार बार बोल रहे हैं, लेक्चर को ज़रूर देख लीजिए। कहीं समस्या है तो कमेंट कीजिए, हम प्रयास करेंगे कि उस चीज़ को फिर से सुधार पाएँ, ठीक है बच्चे। आज का हमारा जो सेशन होगा वो होगा माइली गांव। हम लोग कल हनोई समझौता, जेनेवा समझौता, ये सब पढ़े थे। हम लोग देखे थे किस प्रकार से
फ्रांस का जो था वियतनाम पे कब्जा वो समाप्त हुआ। उसके बाद जल्द ही हम लोग देखें कि फिर अमेरिका का हस्तक्षेप हो गया। ये सभी चीज़ हम लोग कल के क्लास में अध्ययन किए हैं। तो आज का जो क्लास है बच्चे वो हम लोग आगे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का जो क्लास है हम लोग पिछले क्लास में जो जो पढ़े हैं सब कुछ बता दिए हम आपको। आज का जो क्लास है माइलीगांव हत्याकांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत 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 ज़्यादा। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हैं और यह नहीं जानते माइलीगांव हत्याकांड तो कुछ नहीं जानते हैं। यह कह सकते हैं एक प्रकार से अमेरिका का तानाशाह था। अमेरिका का एक मतलब अपने आप को पावरफुल साबित करना का एक घटिया एक कह सकते हैं घटिया एक किस्म का उपाय था। देखिए दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था माइली गांव, ठीक है। माइली गांव जो है बच्चे वो एक गांव का नाम है जो कि दक्षिणी वियतनाम में था। हम आपको बताए थे दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम का विभाजन हो गया था। इस विभाजन के बाद जो था अमेरिका इसमें हस्तक्षेप कर दिया था, ठीक है। ये सब चीज़ हम आपको बता दिए हैं पिछले लेक्चर में। गांव था, एक लोकहर्ष घटना घटी। क्या घटी बच्चों? एक लोकहर्ष घटना घटी। यहाँ के लोगों को अमेरिका सेना वियतकांग समर्थक घटना घटी। ये लोगों को अमेरिका सेना ने वियतकांग समर्थन मानकर पूरे गांव को घेर लिया। देखिए क्या हुआ, हम समझाते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी, ये दोनों में क्या चल रहा था? गृह युद्ध चल रहा था। कल की क्लास में आपको बताएं। इसमें दक्षिणी का क्या कर रहा था? अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। इसमें 5 लाख अपना सेना भेजा था, सब कुछ बताएं आपको। इतना हो जाने के बाद एक दिन ऐसा घटना घटता है, दक्षिणी वियतनाम की ही बात हो रही है। यहाँ माइली गांव एक गांव का नाम था। यहाँ पे लगता है जो अमेरिकी सेना थी उसको लगा कि ये दक्षिणी वियतनाम का कोई गांव है, कोई यहाँ के लोग हैं, ठीक है। यह एक गलतफहमी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, यह आज आपको पता चलेगा। तो ये गलतफहमी के कारण यहाँ क्या हुआ, इस पूरे गांव को देखिए हम बताते हैं, कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है। दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जो हम आपको बताएं, जो लोगों का वियतकांग समर्थन मानकर अमेरिका सेना पूरे गांव को, देखिए पूरे गांव को घेर कर बच्चे वहाँ पे पुरुषों को मार दिया और औरतों एवं बच्चियों के साथ क्या किया तो बच्चे, तो उनके साथ बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार किया। बहुत घटिया किस्म का काम किया। फिर उन्हें भी मार दिया, पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया, जिससे इस घटना को क्या किया, सुबह में उजागर किया, ठीक है। ये जो माइली गांव की घटना है बच्चे, यह एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताया गया था सुबह में, वह बच गया था। पूरे गांव को घेर कर अमेरिकी सैनिक ने सारे वहाँ पूरे गांव का, समझ रहे हैं ना, एक आदमी 2 आदमी हुए तो बात है, पूरा गांव का जितने भी पुरुष थे सबको मार दिया। वहाँ के बच्चे और औरत के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उनको बंधक बनाकर फिर उन्हें भी मार दिया। कितना घटिया किस्म का काम किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है जो हम आपको बता दिए हैं। नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। हम बार बार बोलते हैं ना, आपको नोट्स में इतना दिया जाएगा कि उससे कम क्वेश्चन पड़ जाएगा पूछने के लिए बोर्ड एग्जाम में, लेकिन उससे बाहर नहीं जाएगा। यह मेरा विश्वास कीजिए। हमारा नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो आगे है आपका हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग। उससे पहले थोड़ा सा उससे पहले एक पृष्ठभूमि का और बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, जब यह क्या हुआ, माइली गांव घटना हुआ बच्चे, यह माइली गांव जब घटना हुआ तो ये घटना के बाद क्या हुआ, बहुत सारे पूरे अलग अलग देशों में अमेरिका का क्या होने लगा, अमेरिका का आलोचना होने लगा, ठीक है। अमेरिका का आलोचना होने लगा। आलोचना होने के बाद अमेरिका भी थोड़ा सा, देखिए ना, अब किसी देश पर या फिर कोई व्यक्ति, अगर मान के चलिए एग्जाम्पल कोई व्यक्ति ले लिया जाए, कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बलशाली मानता है, बहुत शक्तिशाली मानता है, ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा किसी लाचार व्यक्ति पे अगर अत्याचार किया जाए तो वहाँ पे जो भी समाज में लोग हैं, क्या वो भी तो उसका क्या करेंगे, आलोचना करेंगे ना, कि तुम कमज़ोर पे बल दिखा रहे हो। तो यही हुआ, जब
माइली गांव की घटना हुई तो अमेरिका का भी आलोचना कुछ ऐसे देश थे जो करने लगे। इसी आलोचना के बाद क्या हुआ, इसी आलोचना के बाद अमेरिकी सेना आलोचना में पूरे विश्व में फैल गए। तब वहाँ का जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे बच्चे, तो निक्सन थे। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, निक्सन थे। इन्होंने क्या किया, निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की। शांति अर्थात वियतनाम अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रही थी, हम आपको बता दिए पिछले क्लास में। तो अमेरिका जो एंट्री किया था शांति चाहता, शांति करने का 5 सूत्री घोषणा किया। ये 5 सूत्री घोषणा क्या क्या थी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, उससे पहले है आपका हो ची मिन भूल भुलैया। ये क्या है बच्चे, देखिए ये इमेज देखिए, यही है हो ची मिन भूल भुलैया। हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। ठीक ना। हो ची मिन क्या था, तो हो ची मिन जो वियतनाम के जो प्रमुख नेता थे वही थे ना, तो इन्हीं के नाम पर क्या बोला, एक रास्ता बनाया गया, एक मार्ग बनाया गया जिसे हो ची मिन दिया गया। ये मार्ग कहाँ से कहाँ था, तो लाओस कंबोडिया से क्षेत्र से गुजरकर दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिसे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलती थी। उत्तरी दक्षिणी वियतनाम तक सैनिक रंगस भेजी जाती थी, मतलब पैदल। ठीक है। अमेरिकी नीति एवं आलोचना, अभी हम बताएं ना कि अमेरिका का क्या होने लगा, आलोचना होने लगा। देखिए इसका आलोचना, अमेरिका नीति निर्माण को इस बात की चिंता थी कि अगर हो ची मिन्ह की सड़क अपनी योजना में असफल हो गई तो आसपास के देश में कम्युनिस्टम सरकार स्थापित हो जाएगी। कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हो जाएगी तथा वियतनाम युद्ध का पहला टेलीविज़न युद्ध कहा गया। ठीक है। अब से पूछेगा कि पहला टेलीविज़न युद्ध कौन सा था, तो याद रखिएगा कौन सा था बाबू, तो वियतनाम युद्ध। ठीक है। युद्ध में लोमहर्ष दृष्टि को देखते हुए राष्ट्रपति निक्सन ने सर्वप्रथम निंदा होने लगा। ठीक है। प्रसिद्ध दार्शनिक लॉर्ड रसेल ने मई 1976 ईस्वी में अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। यही है बच्चे, यही है कौन, तो प्रसिद्ध दार्शनिक लॉर्ड रसेल। इन्हीं व्यक्ति ने क्या किया, एक अदालत लगाकर एक क्या किया, अमेरिका को उसका मतलब कहने लगा कि अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी ठहराने लगा तथा अमेरिका को युद्ध में काफ़ी क्या हुआ, आर्थिक हानि हुआ। प्रति वर्ष युद्ध में 2 से $2.5 अरब अमेरिका खर्च में वृद्धि करती थी। ये सब डाटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए डाटा। ठीक है। अब है जो वो देखते हैं, तो नवम समझौता का प्रयास, हम बोले ना अभी कि क्या होने लगा, तो उसका आलोचना होने लगा। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति निक्सन था वो क्या किया, तो समझौता का प्रयास किया। अभी 2 मिनट पहले हम आपको बताएं। चलिए इस समझौता को देखते हैं। समझौता है बच्चे, नवंबर 1966 ईस्वी में मनीला सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया, मनीला सम्मेलन। ये सब इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखिएगा जगह जगह का। नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन क्लास को कम से कम 2-3 बार देखिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि यह क्लास अपने आप में बहुत टफ है। ये हम भी पढ़ा रहे हैं तो मुझे भी पता चल रहा है कि क्लास ये टफ है। यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद या समाजवाद, साम्यवाद, ये सब जो चैप्टर था आपका, यह उतना मेरे लिए टफ नहीं था जितना ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है पढ़ाने में। मुश्किल एक्चुअली में क्या हो रहा है ना बच्चे, कि जो यहाँ जो शब्द लिखे गए हैं, जो नाम, वो थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल हो जा रहा है कहीं कहीं। जैसे आपको हम बताएं ना कि क्या था, हो ची मिन्ह जो नाम पड़ा था वो क्या था, तो कुछ क्षेत्र चाइना के थे, तो कुछ क्षेत्र कुछ वहाँ पे संस्कृति भारत के होते थे। इसलिए जो उत्तरी वियतनाम था उसका लोग क्या करते थे, चाइनीज़ नाम है, देख रहे हैं आप। इसीलिए थोड़ा सा कहीं कहीं मुश्किल हो रहा है, आपको भी ये चीज़ होगा। ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि शब्द पे कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिएगा। इस सम्मेलन बुलाया गया, परंतु अमेरिका ने इसके प्रस्तावों को भी उपेक्षा कर दी। ठीक है। 1968 में पेरिस शांति वार्ता शुरू हुई। कब हुई, 1968 में पेरिस शांति वार्ता शुरू हुई।
परंतु अमेरिका हट के कारण बार बार जो वार्ता थी वह विफल हो रहा था। ठीक है, यह वार्ता जो था, यह अमेरिका जो किसी चीज़ के लिए मतलब हट कर रहा था, जिद कर रहा था, उसी लिए वार्ता बार बार असफल हो रही थी। अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं बच्चे, वियतनाम का एकीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ये वियतनाम है बेचारा बहुत वर्षों तक यह संघर्ष किया। आप सभी ने लेक्चर 1, 2, 3 ये सब में देखे होंगे कितना ये संघर्ष किया है, अब जाकर इसको सफलता मिली। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का प्रयास हमें नियंत्रण करना चाहिए। आप बोर्ड एग्ज़ाम का प्रयास करते रहिए, आपका मार्क्स अच्छा आएगा, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। आपका अभी काम है बस पढ़ाई करना, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम की चिंता अभी मत कीजिए। यहाँ से हमें यही सीख मिलता है। चलिए वियतनाम की एकीकरण का हम लोग बात करते हैं। तो अमेरिकी चुनाव जीतकर निक्सन, जो कि कहाँ था, तो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। अभी हम कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। अमेरिकी चुनाव जीतकर निक्सन अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना तथा वियतनाम समस्या की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई। ठीक है, निक्सन ने 1970 ईस्वी में शांति वार्ता के लिए 5 सूत्री योजना बनाया। क्या बनाया? 5 सूत्री योजना। अभी 2 मिनट पहले हम ये चीज़ बताए ना आपको कि निक्सन को सौंपा गया और निक्सन 5 सूत्री योजना बनाया। कब? मालेगांव घटना के बाद जब आलोचना होने लगा तब। ठीक है, चलिए अभी 5 सूत्री योजना का अगर हम लोग बात करें तो ये है आपके सामने 5 सूत्री योजना। सबसे पहले है हिंद चीन की सभी, क्या है बच्चे, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध में क्या होगी, युद्ध बंद कर यथा स्थान पर लौट जाएं। सबसे पहला निक्सन के द्वारा बोला गया कि हिंद चीन में जो भी सेना है, अमेरिका का सेना गया था ना, हम आपको बताया था ना 5 लाख सेना भेजा गया था, 5 लाख। ठीक है, तो यह सभी को क्या किया, ऑर्डर दिया गया कि वहाँ से बंद कर सेना लौट जाए। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण करे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण एक संगठन होती है, इसकी क्या करेगी, देखरेख करेगी। कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। दूसरा, वियतनाम युद्ध विराम के दौरान सभी प्रकार की लड़ाइयाँ बंद रहेगी और कोई आतंकी कार्रवाई नहीं होगी। ये सब याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए बच्चे कि जो निक्सन के द्वारा 5 सूत्री मांग क्या थी, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यही 5 सूत्री मांग है। ठीक है, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समस्त हिंद चीन में संघर्ष अंत करना होना चाहिए, यह लक्ष्य था। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें बच्चे तो यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया और अमेरिका सेना ने पुनः बमबारी शुरू कर दी। अब देखिए निक्सन की बात फिर से नहीं मानी गई और अमेरिका सेना फिर से बमबारी शुरू कर दी। उसके बाद है बच्चे 1972 ईस्वी में निक्सन ने पुनः 8 सूत्री प्रस्ताव पेश किए। फिर से उन्होंने 8 सूत्री मांग पेश किए। उसको देखते हैं। समझौता के 6 महीने के अंदर अमेरिका और अन्य विदेशी सेना दक्षिण वियतनाम से हट गया, पहला बात हुआ। दूसरा बात हुआ, सेना के वापस होने के बाद हिंद चीन में बंदी बने सैनिकों और नागरिकों को मुक्त कर दिया गया। 6 महीने के अंदर दक्षिणी वियतनाम में चुनाव कर राष्ट्रपति चुनाव किया गया। ठीक है, 6 महीने के अंदर जो दक्षिणी वियतनाम था उसमें चुनाव कराकर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तथा जेनेवा समझौता का पालन किया गया। जो जेनेवा समझौता हुआ था ना, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, उसका पालन किया गया। जेनेवा समझौता का पालन किया गया। ठीक है, हिंद चीन के सभी देश अपनी समस्या को स्वतंत्र पूर्वक समाधान करें तथा समझौते के सैनिक पहलू की देखरेख एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या हुआ 8 सूत्री मांग में बच्चे, तो यह सभी 8 सूत्री मांग में हुआ। 6 महीना के बाद फिर से आया किसका, निक्सन का 8 सूत्री मांग। याद रखिएगा यह सब बात। हिंद चीन के लोगों के मूल अधिकार की सुरक्षा होगी तथा लाओस, कंबोडिया तथा दक्षिण वियतनाम, उत्तरी वियतनाम की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। अब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की जो समस्या क्या था, समस्या यही ना था कि इसको एकीकरण चाह रहे थे करना, लेकिन
दक्षिणी वियतनाम जो था यह एकीकरण नहीं करना चाह रहा था, यह अपने आप को स्वतंत्र रखना चाह रहा था। ठीक है, इसी पे बात होगी। 8 जनवरी 1773 ईस्वी को पेरिस में पुनः समझौता वार्ता आरंभ हुआ तथा इस वार्ता में वियतनाम युद्ध समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, कब हुआ बच्चे? तो 8 जनवरी 1973 को कहाँ हुआ? पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति हेतु समझौता हो गया। ठीक है, और पुनः क्या हुआ? तो याद रखिएगा, नोट्स में अब लिख लीजिएगा, पुनः 60 दिनों के अंदर अमेरिका सेना वापस होगी। यहाँ पे इस समझौता में यह भी बात होगा तथा उत्तर और दक्षिणी वियतनाम जो थे वह परस्पर सलाह कर के एकीकरण मार्ग खोजेंगे। जो इसमें क्या हुआ समझौता में बच्चे? मांग। तो इसमें समझौता में मांग हुआ, ये जो 8 जनवरी 1973 को समझौता हुआ, इसमें मांग हुआ कि 60 दिनों के अंदर जो भी अमेरिकी सैनिक है वो वापस होंगे, पहला बात। दूसरा बात हुआ कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे में बात कर सहमति बनाकर एकीकरण का बात करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हुआ बच्चे? याद रखिएगा, इसी के साथ एक मिनट, 30 अप्रैल कब हुआ? याद रखिएगा, कॉपी में लिखिएगा, 30 अप्रैल को क्या हुआ? 1975 या फिर 76, 75 या 76, याद रखिएगा डेट। क्या हुआ? तो पूर्ण रूप से उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ। याद रखिएगा, पूर्ण रूप से उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? अगर आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा 30 अप्रैल 1975 को। ठीक है, इसी के साथ आज आपका यह पूरा हिंद चीन में राष्ट्रवाद समाप्त होता है। किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कर बताइएगा। प्रयास करिए फिर से क्लास लें, 1 बार 2 बार 3 बार क्लास लें, लेकिन हमें यह होना चाहिए, संतुष्टि हमें यही मिलना चाहिए कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आया या नहीं। यह तभी पता चलेगा बच्चे जब आप कमेंट कर अपने बात को मुझ तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही होता है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। हम बार बार बोलते हैं क्योंकि हर रोज़ 10 बजे और 4 बजे आपको यहाँ पे क्लासेस मिलता है जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम ना हो जाए। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, आप जो कुछ भी यूज़ करते हैं प्लीज़ इसे अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ज़्यादा बच्चे यहाँ हमारे पास आएंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है, मेरा नहीं। अगर ज़्यादा बच्चे आएंगे तो मुझे एक हौसला मिलेगा बच्चे, फिर मुझे भी लगेगा कि हमें क्या करा, मेरा जो नोट्स है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बच्चे को अच्छा लग रहा है। प्रयास करेंगे हम और आज के लिए ज़्यादा कंटेंट लाएं। आप लोग बोलेंगे तो आगे आप 10th के बाद 11th में जाएंगे तो हम जल्दी ही 11th का क्लास भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। हाँ, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम तुरंत नोट्स आपको भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने वाणी को आज विराम देते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहीं भी समस्या हो तो हमें बताते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।